हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोगुलेशन। व्हाट मीन्स ऑफ कोगुलेशन? आपने देखा था पेप्टाइजेशन प्रोसेस में आपने प्रेसिपिटेट से क्या बनाया था, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था। आज हम कोलाइडल पार्टिकल से दोबारा से क्या बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। कोलाइडल पार्टिकल से प्रेसिपिटेट बनाने का जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। और अगर आप प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो हमने कौन सा प्रोसेस का यूज किया था, पेप्टाइजेशन। इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ पेप्टाइजेशन। हम ये भी कह सकते हैं क्या है, पेप्टाइजेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। हमने देखा था अगर कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दैट पॉइंट इज कोगुलेशन। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ aggregation of colloidal particle, the process of aggregation of colloidal particle into insoluble precipitate, पीपीटी का मतलब insoluble precipitate, या by adding suitable electrolyte। अब देखो एक्चुअल में करना क्या है, आपके पास कोई कोलाइडल पार्टिकल्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। कोलाइडल पार्टिकल्स पर कोई ना कोई तो अपना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होता है। कोलाइडल पार्टिकल कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। अगर उस चार्ज के ऊपर आप एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज डाल दो जिससे वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, और अगर वो पूरी तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो पार्टिकल्स एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ शटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि पीपीटी बना लेंगे। इसी जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम कुछ बात करें, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो किसके, देखो सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने सपोज दैट ये फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, और मैं आपको पहले बता चुका हूं मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड पर चार्ज क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है। इन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पूरी तरह से क्या बना के रखते हैं, मेंटेन, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जिससे ये आपस में एग्रीगेट ना हो सके। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए तो क्या होगा, अगर इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे और नीचे की तरफ शटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इसी को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। लेकिन चार्ज को खत्म करने के लिए मुझे क्या डालना होगा, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा। अगर इनका चार्ज खत्म हो जाए तो मुझे क्या डालना होगा, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा। जैसे सपोज दैट FeOH के होल का चार्ज क्या है, नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रोलाइट मैंने कुछ भी डाल दिया, A पॉजिटिव B नेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब ये जो B नेगेटिव होगा पॉजिटिव पर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये B नेगेटिव होगा जो पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से क्या कर देगा, खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज या कोई कोलाइडल पार्टिकल्स का जो आप, यानी कि कोई कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर जो चार्ज होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होंगे और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। यानी कि कोगुलेशन का करने का मतलब बस एक ही है, आप जो, यानी कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पर जो चार्ज है उसके अपोजिटली चार्ज एक हम इलेक्ट्रोलाइट डालें जो उसको पूरी तरह से चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, तो कोगुलेशन हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो इसको कोगुलेट करने में, देखो
इलेक्ट्रोलाइट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, लेकिन कोगुलेट कौन सा आयन कर रहा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन कोगुलेट कर रहा है, इस पॉजिटिव आयन को कौन कोगुलेट करेगा, नेगेटिव आयन। लेकिन अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन कोगुलेट करेगा उसको, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर इसको कोगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, नेगेटिव आयन, और इस नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेटेड या एक्टिव आयन। इस नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज रखता हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो कोगुलेशन कोलाइडल पार्टिकल्स का क्या रखता हो, अपोजिट चार्ज रखता हो, जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव आयन कहते हैं, या फिर फ्लोकुलेटिंग आयन, या फिर हम उसको फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। और एक चीज याद रखो, कोगुलेशन को हम फ्लोकुलेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोकुलेशन, FLOCCULATION। कोगुलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। यानी कि एक्टिव आयन और फ्लोकुलेशन आयन का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। हम कह सकते हैं द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज, टू कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल से जो अपोजिट चार्ज रखेगा, जो आप सूटेबल एजेंट मिलाओगे, सूटेबल जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, उसका जो आयन होगा उसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से जो अपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव आयन। यानी कि इसके कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एक्टिव आयन। एक्टिव आयन जितना बेटर कोगुलेट कर पाएगा, कोगुलेट यानी कि इसकी कोगुलेट करने की जो पावर होगी उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, कोगुलेटिंग पावर। और एक चीज याद रखो, जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाते हैं, जो कोगुलेट यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कोगुलेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट। और एक्टिव आयन की जो कैपेसिटी होती है, उस पावर होती है, दैट इज कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर, बात समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रोलाइट या एक्टिव आयन की वो कैपेसिटी जो उसको कोगुलेट कर सके, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक्टिव आयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का एक ऐसा आयन, इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा आयन जो क्या हो, कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखता हो, दैट इज एक्टिव आयन। फ्लू या फिर क्या कह सकते हैं, फ्लोकुलेशन आयन भी कह सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोगुलेटिंग वैल्यू। अब हम एक दो पॉइंट और यहां पढ़ लेते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लूकेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब क्या वो समझते थे। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimole, the minimum concentration of electrolyte in millimole required to coagulate colloidal particle। कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो कम से कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, वो कंसंट्रेशन किसमें होनी चाहिए, मिलीमोल्स में, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, N2 आवर, ये मेन पॉइंट है। 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम कंसंट्रेशन होगी, और वो कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में होनी चाहिए,
दैट वैल्यू इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी कि जितनी ज्यादा कम कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर उतनी ही क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। 2 घंटे में कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ, कम से कम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होगा और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम मिलीमोल में मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हार्डी-सुलज़ रूल। हार्डी-सुलज़ रूल इसका कोगुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन लेवल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हार्डी-सुलज़ रूल क्या कहता है वो हम समझते हैं भाई। पॉजिटिव, देखो अपोजिट चार्ज यानी कि एक्टिव आयन का जो होता है वो अपोजिट चार्ज होता है। एक्टिव आयन जो होता है उसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोगुलेशन। तो पहला पॉइंट उनका यही था, आयंस which have opposite charge, ion of electrolyte लिखो यहाँ पर, ion of electrolyte which have opposite charge two colloidal particle can cause of coagulation। यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो अपोजिट चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा वो कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कोगुलेशन का कॉज होता है। ये चीज तो आपको पता ही है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था, अब देखो भाई ये जो आयंस होगा, एक्टिव आयन जो होगा उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी इजीली ही कोगुलेट हो जाएगा। यानी कि आपको बहुत कम अमाउंट मिलाने की जरूरत पड़ेगी अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट है कोगुलेटिंग पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is it directly proportional to its valency? Is it directly proportional to its valency? यानी कि एक्टिव आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना इजीली वो कोगुलेट होगा। तो हम कह सकते हैं कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। एक्टिव आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो जितनी ज्यादा, सपोज दैट मैं बात करूं, एक था मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन था, मेरे पास नेगेटिवली चार्ज कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था। अब मैंने आयन में लिया Na पॉजिटिव लिया, मैंने आयन में एक Mg2 पॉजिटिव लिया या Al+3 आयन लिया। आपको बताना है इन तीनों में से मैं कौन सा आयन लूं जो इजीली नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सके। एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, अगर आपको उसके 100 आयन्स मिल गए तो इसके कितने आयन चाहिए आपको, 200 आयन चाहिए, और इसके कितने आयन चाहिए आपको, 300 आयन चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो इसके 100 आयन का मतलब, सॉरी इसके 150 आयन चाहिए आपको। देखो 100 आयन इंटू +3 तो 300 पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है। इसके Al3 के 100 Al+3 आयन कितने चार्ज लेके जा रहे हैं, 100+3 चार्ज लेके जा रहे हैं। इसके कितने चाहिए आपको, 150 आयन चाहिए, तभी तो 300 चार्ज लेके जाएगा ये, और इसके 300 आयन चाहिए तभी तो 300+ चार्ज लेके जाएगा। तो आपको इजीली कोगुलेट कौन करेगा, इसके 100 पार्टिकल चाहिए, यही तो इजीली कोगुलेट करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं भी। कोई भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, सपोज दैट FeOH का होल थ्राइस का मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, और आप जानते हो FeOH होल थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो आपको पता है आपको इसको कोगुलेट करने के लिए एक्टिवेट जो एक्टिव आयन होगा उसको चार्ज करना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज डिक्रीजिंग लिख लो या कोई ऑर्डर लिख लो, अरेंज ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, अरेंज ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर of active ion. First point is Cl negative, second is SO4 2 negative, third is PO4 3 negative, fourth is FeCN का whole 6 4 पॉजिटिव। अब बताओ, सॉरी 4 नेगेटिव। अब बताओ इन चारों में से इजीली कोगुलेट कौन करेगा भाई? देखो इसके 100 आयन 100 नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे, इसके 100 आयन 200 चार्ज लेके जाएंगे, इसके 100 आयन होंगे तो -300 चार्ज लेके जाएंगे, और अगर इसके 100 आयन होंगे तो -400 चार्ज लेके जाएंगे। यानी कि इसका अमाउंट आपको बहुत कम चाहिए। इजीली कोगुलेट कौन सा करेगा? फोर्थ वाला इजीली कोगुलेट करेगा। जिस एक्टिव आयन पर जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वैलेंसी का मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको उतना इजीली कोगुलेट करेगा। तो सबसे ज्यादा इजीली कोगुलेट कौन सा करेगा? फोर्थ वाला। उसके बाद जिस पर -3 चार्ज है, उसके बाद जिस पर -2 चार्ज है, उसके बाद इस पर Cl नेगेटिव चार्ज है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सपोज दैट मेरे पास AS2S3 का एक कोलाइडल सॉल्यूशन था। इस पर चार्ज क्या होता है आप जानते हो बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। कोलाइडल वाले कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? यानी कि मेटल सल्फाइड पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर कोगुलेटिंग पावर। तो मैंने ऑप्शन दे दिया। फर्स्ट मैंने ले लिया Na पॉजिटिव, सेकंड ले लिया मैंने Mg2 पॉजिटिव, थर्ड ले लिया मैंने Al+3। यानी कि इजीली कोगुलेट इसको कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज वाले को पॉजिटिव चार्ज वाला इजीली कोगुलेट करेगा। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी भाई? जिसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही पॉजिटिव के साथ जाएगा और उतना ही इजीली कोगुलेट करेगा। तो आंसर होगा Al+3, यानी कि इस पर +3 चार्ज है। सेकंड यानी कि इस पर +2 चार्ज है। सबसे कम कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, जिस पर Na+ चार्ज है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक जो लास्ट पॉइंट जो नोट है उसे लिख लेना। देखो भाई, जितनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसके आपको अमाउंट बहुत कम डालना पड़ेगा। जब आपको उसका कंसंट्रेशन कम डालना पड़ेगा तो वी कैन से रिटेन एज कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन रिक्वायर्ड टू मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू कोगुलेट is inversely proportional to कोगुलेटिंग पावर। यानी कि कोगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ही अमाउंट कम लेने की जरूरत पड़ेगी, और कोगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा कम होगी आपको कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी क्या होगी? सॉरी, कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, कोगुलेशन वैल्यू उतनी कम होगी। और कोगुलेटिंग पावर जितनी कम होगी, कोगुलेटिंग पावर कम है तो आपको अमाउंट उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा कोगुलेट करने के लिए, तो कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और वो अगर उसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसको कोगुलेट करने के लिए आपको अमाउंट कम डालना पड़ेगा, तो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी? आपकी कम होगी। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक पूरी समझ में आ गई होगी।